हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के बायो के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आपका लिविंग वर्ल्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सजीव जगत, ठीक है, या जीव जगत। तो कक्षा 11, ठीक है, तो अगर हम कक्षा 11 की बात करते हैं जिसमें कि जीव विज्ञान, जो आपका जीव विज्ञान विषय है, ठीक है, जीव विज्ञान जो कि क्या आपका विषय है, जिसका पहला अध्याय, अगर हम अध्याय की बात करें, अध्याय, ठीक है, जो पहला है उसका नाम है आपका जीव जगत। क्या नाम है? जीव जगत। जीव जगत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। पहला अध्याय है आपका लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो सर ये जीव जगत होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीव की। तो अगर हम जीव की बात करते हैं तो हम जीव किसको बोलते हैं, जीव क्या होता है? तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, जीवों में सजीवों के लक्षण होते हैं, इसलिए हम जीव को सजीव बोलते हैं, या फिर सजीव जो जीव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम छोटे क्लास की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सजीव होते हैं वो आपके वृद्धि करते हैं, उनमें उत्सर्जन की क्षमता होती है, उनमें पाचन की क्षमता होती है, वो गति करते हैं, वो सांस लेते हैं। इस तरह के तमाम लक्षण आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सारे लक्षण जिस चीज़ में आपको दिखाई पड़ेगा वो चीज़ आपका सजीव कहलाएगा, और ये सारे लक्षण जिस चीज़ में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा वो आपके निर्जीव कहलाएंगे। ये है आपका सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीवों को हम पहचानते हैं उनके लक्षणों के आधार पर कि अगर कोई चीज़ में सजीवों के लक्षण हैं तो वो सजीव कहलाएंगे, अगर ये सब लक्षण नहीं है तो वो सजीव नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये हो गया सजीवों के बारे में या जीव जगत के बारे में। अगर हम जीव जगत की बात करते हैं तो हम जीव जगत में देखते हैं कि आपके पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। ये आपके क्या है? जीव जगत के उदाहरण है कि जीव जगत में हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगर हम लक्षण से संबंधित बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं सजीवों के जो निर्जीव में भी पाए जाते हैं, ठीक। ध्यान सुनेगा, मैंने क्या बोला? कुछ सजीवों के लक्षण ऐसे भी होते हैं जो निर्जीवों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सजीवों में लक्षणों की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं सजीवों में लक्षणों की बात करूं सजीवों के लक्षण, ठीक है, तो अगर मैं सजीवों में लक्षणों की बात करूं तो सजीवों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण, ठीक है। तो अगर हम सजीवों के लक्षण की बात करें तो सजीवों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक सामान्य लक्षण और एक विशिष्ट लक्षण। इसको हम बोल सकते हैं कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण में क्या अंतर है? अगर हम सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो ये जो सामान्य लक्षण होते हैं ये आपके सजीवों में भी उपस्थित होते हैं और निर्जीव में भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है,
अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं तो विशिष्ट लक्षण जो होता है केवल सजीवों में, केवल सजीवों में उपस्थित होता है, केवल सजीवों में उपस्थित होता है। तो ये हो गए आपके जीवों के लक्षण के बारे में। तो अगर हम जीवों के लक्षण की बात करें, सजीवों के लक्षण की बात करें, तो सजीवों में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक होता है सामान्य लक्षण और एक होता है विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण ऐसे लक्षण जो आपको सजीवों में भी दिखाई पड़ेगा और आपको निर्जीव में भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण जो केवल आपको सजीवों में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ दिया सजीवों के लक्षण के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो सामान्य में आते हैं और ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो विशिष्ट में आते हैं। तो अगर हम सामान्य लक्षण की बात करें तो यहाँ हमें दो लक्षणों के बारे में पढ़ना है। सामान्य लक्षण की बात करें तो यहाँ हमें दो लक्षण के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? देखिए, सामान्य लक्षण की बात करेंगे तो यहाँ हमें दो लक्षण पढ़ना है। एक पढ़ना है वृद्धि और दूसरा हमको पढ़ना है प्रजनन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। और जो प्रजनन होता है इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, विशिष्ट लक्षण की बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं? तो यहां हमें तीन लक्षणों के बारे में पढ़ना है। कितने लक्षणों के बारे में? तीन लक्षणों के बारे में। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका उपापचय, दूसरा है आपका कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, और तीसरा है संवेदनशीलता। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपापचय, कोशिकीय संगठन और संवेदनशीलता, जो कि केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं मिलता। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा सामान्य लक्षण जो कि आपको सजीव और निर्जीव दोनों में मिल जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सामान्य लक्षण, जिसमें आपने दो टाइप पढ़ा, एक कौन कौन सा? वृद्धि और एक प्रजनन, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वृद्धि क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, उपापचय क्या होता है, कोशिकीय संगठन क्या होता है और संवेदनशीलता क्या होता है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सामान्य लक्षण के बारे में। तो पहला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में जो पहला हम पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा वृद्धि, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वृद्धि को। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ। क्या बोला जाता है? ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि किसे बोलते हैं? संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि। तो वृद्धि जो है दो तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि दो तरीके से होता है। एक होगा आपका संख्या में और दूसरा होगा भार में, ठीक है। तो वृद्धि दो तरीके से होती है। अगर नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, किसी सजीव का नंबर बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि है। अगर भार बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि है। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है, एक परिवार में 4 लोग हैं। कुछ सालों बाद उस परिवार की संख्या बढ़ के हो गई 6, तो ये भी वृद्धि हुई। और मान लीजिए कि उस परिवार में जो 4 लोग हैं वो छोटे हैं, एक माता पिता 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होंगे, बच्चे मोटे होंगे, तो ये क्या है? भार में वृद्धि। जैसे मान लो कि अभी मेरा इतना वेट है, मान लीजिए अभी मेरा वेट 70 kg है, ठीक है। कुछ सालों बाद अगर मान लीजिए मेरा वेट 80 kg हो गया, तो इसका मतलब मेरे भार में वृद्धि हुई, है ना, मेरा भार बढ़ा। भार बढ़ने का मतलब ये भी क्या है? एक वृद्धि का लक्षण है। तो हमने देखा कि वृद्धि जो है संख्या में भी हो सकता है, वृद्धि भार में भी हो सकता है,
ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके किसके बारे में, वृद्धि के बारे में। अब मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि जो वृद्धि होता है वो निर्जीवों में भी दिखाई पड़ता है। तो सर निर्जीव में वो कौन सा उदाहरण है जिसमें वृद्धि होती है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मान लीजिए कहीं हम कूड़ा एक ही जगह डेली फेंक रहे हैं तो वहाँ कूड़े का ढेर बन जाता है। तो कूड़े का ढेर बन गया मतलब उसमें भी वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरा, पहाड़ जो होते हैं वो दिन प्रतिदिन उनकी भी जो ऊंचाई है वो बढ़ती है। तो वो कैसे बढ़ती है? जब धूल धक्कड़ चलता है, आंधियाँ चलती है, तो अपने साथ आंधियाँ जब चलती, हवाएं जब चलती तो अपने साथ धूल धक्कड़ लेके आती हैं। वो धूल धक्कड़ उस पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है। बादलों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो बादल होते हैं छोटे से होते हैं, वो धीरे धीरे फैल के बड़े हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको जितना भी उदाहरण बताया ये सभी चीज़ें क्या हैं, निर्जीव हैं। और निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बालू लेके आती हैं। अगर मान लीजिए बालू एक जगह गिर गया, अब फिर से हवाएं आई, अब फिर से वो बालू लेके आई और वो बालू फिर से एक ही जगह गिरेगा, तो वहाँ बालू का एक टीला बन जाएगा। तो बालू क्या है, निर्जीव। तो जब बालू आके वहाँ गिर रहा है, बार बार एक ही जगह पे बालू गिरेगा, तो वहाँ बालू का एक टीला बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बालू का ढेर है, जो टीला है, उसमें भी वृद्धि हो रही है, जबकि बालू क्या है, निर्जीव है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वृद्धि है वो सजीवों में भी होता है, वृद्धि निर्जीवों में भी होता है। लेकिन सजीवों में जो वृद्धि होता है वो आंतरिक रूप से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखे रहना है कि अगर हम वृद्धि की बात करें, ठीक है, तो सजीवों में जो वृद्धि होता है, सजीवों में जो वृद्धि होता है वो होता है आंतरिक रूप से। कैसे होता है, आंतरिक रूप से, ठीक है। और अगर हम निर्जीवों की बात करते हैं, निर्जीवों में जो वृद्धि होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बाहरी रूप से, ठीक है। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हो बाहरी, ठीक है। तो ये हो गया आपके वृद्धि के बारे में, सजीवों में वृद्धि और निर्जीवों में वृद्धि। अच्छा, मुख्य बात जो आपको यहां ये समझना है कि सजीवों में वृद्धि ये आंतरिक रूप से होता है, निर्जीवों में वृद्धि जो बाह्यतम रूप से होता है। तो ये जो लक्षण है, सजीवों में वृद्धि जो आंतरिक रूप से लक्षण है, इसको हम विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी निर्जीव चीजें अंदर से नहीं बढ़ती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो अंदर से कोई कोशिका के जैसी कोई चीज हो, वो आकार में या विभाजन कर रही हो और आकार में बढ़ रही हो या वृद्धि कर रही हो, ऐसा निर्जीवों में नहीं होता। लेकिन सजीवों में जो वृद्धि होता है वो आंतरिक रूप से होता है। जैसे हमारी जो वृद्धि हुई है, हम बहुकोशिकी हैं, हमारे अंदर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है या मोटा हो रहा है। तो हम आंतरिक रूप से क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कूड़े का ढेर जो निर्जीव में जो वृद्धि होती है, या पहाड़ की जो ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है, बालू का जो टीला बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें बाहर से कोई चीजें आके एक के ऊपर एक इकट्ठा हो रही हैं, जिसकी वजह से ऊंचाई, लंबाई, मोटाई बढ़ रही है। जैसे कचरा, तो कचरा डेली आप फेंकोगे, ऐसा थोड़ी कि आपने एक दिन कचरा फेंक दिया और वो कचरा अपने आप ही 2-4 दिन बाद खूब ढेर सारा बन गया। नहीं, आपको डेली वहां जाके कचरा फेंकना पड़ेगा, तब जाके वहां कूड़े का ढेर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य रूप से होती है, सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, ठीक है। तो क्या हम सजीवों में जो वृद्धि हो रही है इसको क्या हम एक विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं? जी हाँ। तो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो क्या है, आपका विशिष्ट लक्षण,
वो क्या है आपका विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये केवल सजीवों में, इस तरह की वृद्धि जो होती है वो केवल सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सजीवों में जो आंतरिक वृद्धि हो रही है ये इनका एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा भी जाता है कि वृद्धि में वो कौन सी वृद्धि है जिसको हम विशिष्ट लक्षण के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सर? ये सजीवों में वृद्धि जो कि आंतरिक रूप वाला आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि जो है आपका कैसा लक्षण है? सामान्य लक्षण, क्योंकि वृद्धि आपको सजीवों में भी दिखाई पड़ रहा है और निर्जीवों में भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका प्रजनन। दूसरा सामान्य लक्षण क्या है आपका? प्रजनन। अगर हम प्रजनन की बात करते हैं तो यहां हमने देख लिया किसके बारे में? वृद्धि के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? प्रजनन के बारे में। ठीक है, अगर हम प्रजनन की बात करते हैं जो कि सामान्य लक्षण में आता है प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन कैसा लक्षण है? सामान्य लक्षण। अच्छा, रिप्रोडक्शन कौन करता है? प्रजनन कौन करता है? सजीव करते हैं। चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, सभी प्रजनन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सजीव हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जबकि जो प्रजनन है वो सामान्य लक्षण है, सभी प्रकार के जीवों में पाया जाना चाहिए। लेकिन प्रजनन जो है वो सभी जीवों में, मतलब कुछ ऐसे भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब प्रजनन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम प्रजनन की परिभाषा देखेंगे कि प्रजनन होता क्या है। अगर हम प्रजनन की परिभाषा की बात करते हैं तो प्रजनन की परिभाषा क्या होती है? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता जीवों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो जीवों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रजनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रजनन के प्रकार। तो अगर हम प्रजनन के प्रकार की बात करते हैं तो प्रजनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, जिसको अलैंगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ठीक है, चलिए तो प्रजनन की क्षमता जो होती है वो सजीवों में होती है, जीवों में होती है, लेकिन कुछ अपवाद है। अगर हम अपवाद की बात करें, जैसे अपवाद में वो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है? जैसे खच्चर। खच्चर की बात करें तो इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है प्रजनन की क्षमता? क्योंकि 2 अलग अलग जीवों को जोड़कर एक नया जीव, जिसको हम खच्चर बोलते हैं, वो बना है। ठीक है ना, तो 2 अलग अलग जाति को हमने क्या किया? एक साथ क्रॉस कराया, निषेचित कराया। उनके दोनों युग्मकों को हमने क्या किया? निषेचित कराया, और उससे क्या बना? खच्चर। ठीक है, तो खच्चर के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि यह एक सजीव है, लेकिन इसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। दूसरा उदाहरण कामकाजी
मधुमक्खी, कामकाजी जो मधुमक्खी होती है इनमें भी प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा आसपास कि कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। किन्हीं कारणों की वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, जबकि है तो सजीव, सजीवों का लक्षण क्या है? बच्चा पैदा करना, लेकिन वो बच्चा पैदा किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो ऐसे स्त्रियों को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? बांझ। क्या बोलते हैं? बांझ। तो यह एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी औरत है जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, जबकि हम लोगों ने सुना है कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है। लेकिन इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है किन्हीं कारणों से। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं, ठीक है, जो कि सजीव होने के बावजूद भी इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं है। तो इस तरीके से प्रजनन को हम सामान्य लक्षण की कैटेगरी में क्या करते हैं? गिनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? आपके वृद्धि के बारे में और प्रजनन के बारे में। ठीक। चलिए अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट लक्षण के बारे में। ठीक है। चलिए अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं, अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं, दूसरा लक्षण, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? विशिष्ट लक्षण के बारे में। विशिष्ट लक्षण, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करते हैं तो डिफाइनिंग फीचर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर होते हैं जो आपको केवल सजीवों में ही मिलेंगे, निर्जीवों में नहीं मिलेगा। जिसमें कि हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे थे, 3 प्रकार देखे थे। कौन कौन से? पहला हम लोगों ने देखा था उपापचय, दूसरा हम लोगों ने देखा था कोशिकीय संगठन और तीसरा देखा था हम लोगों ने संवेदनशीलता। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। ठीक है। कौन कौन सा हम लोगों ने देखा था? तो हम लोगों ने देखा था 3। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? उपापचय। ठीक है। दूसरा हमने देखा था कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहले वाले पॉइंट के बारे में, ठीक है, जिसका नाम क्या है? उपापचय। तो टोटल 3 पॉइंट है, इसमें 3 उदाहरण है, उपापचय, कोशिकीय संगठन, संवेदनशीलता। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? उपापचय के बारे में। उपापचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, उपापचय की बात करते हैं, तो उपापचय क्या होता है? रासायनिक क्रियाओं का योग। हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से 2 होती हैं। एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। एक को हम बोलते हैं सिंथेसिस प्रोसेस, एक होता है आपका ब्रेकडाउन प्रोसेस। ठीक है। एक होता है निर्माणकारी प्रक्रिया, एक होता है विनाशकारी प्रक्रिया, जिसको हम टूटने की प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम उपापचय की बात करते हैं तो उपापचय की परिभाषा क्या हो जाएगी? उपापचय की परिभाषा क्या होगा? तो उपापचय क्या होता है? उपापचय जीव शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन और
उपचयन। तो क्या है? उपापचय जीव शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचय कहलाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का जो योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। अब मैंने रासायनिक अभिक्रिया में यहां दो चीजें लिखा है, एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। अगर हम अपचयन की बात करते हैं, ठीक है, तो उपापचय की अगर हम बात करेंगे, उपापचय, ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा दो प्रकार से होता है। एक होता है अपचयन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस, या फिर इसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिक प्रोसेस। दूसरा होता है उपचयन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। अपचयन जो होता है बोलते हैं टूटने की प्रक्रिया। ये क्या है? आपके टूटने की प्रक्रिया। ठीक है, और उपचयन क्या होता है? बनने की प्रक्रिया, बनने, या इसको बोलते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो टूटने और बनने की प्रक्रिया है, ये केवल सजीवों के लक्षण है, ये किसी भी निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में पाचन होता है, तो खाना हमारे शरीर में जाके टूटता है। ठीक है, तो ये हो गई टूटने की प्रक्रिया। बनने की प्रक्रिया क्या है? खाना जब हमारे शरीर में जाके टूटता है, तो टूटने के बाद जो भी आपके सरल तत्व बनते हैं, ठीक है, वो आगे चल के एक जटिल तत्व का निर्माण भी करते हैं। तो निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन। टूटने की प्रक्रिया अपचयन। ठीक है, जैसे अगर मैं पौधों की बात करूं, तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कैसी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसमें आप उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उदाहरण कैसी प्रक्रिया है। अपचयन मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण ये कैसी प्रक्रिया है? बनने की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। दूसरा, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन एक जटिल अणु होता है, तो बनने, ये भी क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, तो बनने की प्रक्रिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन। ठीक है, अगर आप टूटने की प्रक्रिया की बात करोगे तो इसमें आपको उदाहरण क्या मिल जाएगा? पाचन, और दूसरा आप श्वसन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाचन और श्वसन यह अपचयन प्रक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? एक आपका उपचयन प्रक्रिया है। तो इस तरीके से ये जो उपापचय प्रक्रिया है, ये केवल सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या उपापचय की प्रक्रिया को हम बाहर एक सजीव के शरीर से बाहर करा सकते हैं? हाँ, हम उसको लैब में करा सकते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया न तो सजीव कहलाएगी न तो निर्जीव कहलाएगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में पाचन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इस पाचन की प्रक्रिया को हम लैब में एक टेस्ट ट्यूब में करा सकते हैं, बट इस प्रक्रिया को न तो हम सजीव बोलेंगे न ही निर्जीव बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो उपापचय होता है यह आपका विशिष्ट लक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपके उपापचय के बारे में। दूसरा है कोशिकीय संगठन। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कोशिकीय संगठन। दूसरा जो हमारा था क्या? कोशिकीय संगठन। कोशिकीय
संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अगर हम कोशिकीय संगठन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। ये आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका? कोशिका। क्योंकि जिस भी चीज में कोशिका, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिका सिद्धांत में पढ़ा होगा कि हम जीव किसको बोलेंगे? जो कोशिका या उसके उत्पाद से बना होता है। क्लास 9th में कोशिका चैप्टर में आपको बताया होगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन्होंने बताया है कि धरती पर समस्त जो जीव होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? या तो कोशिका से मिलके बने होंगे या तो कोशिका के उत्पाद से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि सजीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या फिर जितने भी एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो एक कोशिकीय जीव किससे मिलके बना है? एक कोशिका से। बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने हैं। तो हमारे अंदर क्या है? कोशिका है। हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से। एक कोशिका है जिसका नाम है युग्मनज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। वही जाइगोट क्या करता है? युग्मनज क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है और वो विभाजन करते करते एक इतने बड़े शरीर का क्या होता है? निर्माण करता है। ठीक है ना? तो हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से। क्लियर है? तो इसलिए बोला जाता है कि सजीव जो होते हैं वो कोशिकीय संगठन होते हैं, वो किसी निर्जीव चीज से मिलके नहीं बने होते। अगर हम निर्जीवों की बात करें तो जैसे अगर आप जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, इस क्लास में बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो बोर्ड जो है वो किसी प्रकार की कोशिका से मिलके नहीं बना है। आप किसी भी निर्जीव चीज को देख लीजिए, वो कोशिका से मिलके नहीं बना होता है। इसका कोई आपको अपवाद भी नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी निर्जीव चीजें हैं जो कोशिका से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका कोशिकीय संगठन है ये किस में आता है? विशिष्ट लक्षण में आता है। क्लियर? चलिए, तीसरा पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है सजीवों के लक्षण में, जिसको हम क्या बोलेंगे? संवेदनशीलता। तो तीसरा जो हमारा है वो क्या है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सर, ये कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता क्या होता है? अगर हम संवेदनशीलता की अगर हम बात करते हैं तो संवेदनशीलता का मतलब होता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के प्रति आप क्या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हो। जैसे अगर आप ऐसे जगह हो जहां गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपको पसीना होना शुरू हो जाएगा, आप बोलोगे बहुत गर्मी हो रहा है। अगर आप ऐसे जगह पे हो जहां बहुत ठंडी है, आप कांपना शुरू कर दोगे। तो ये क्या कर रहे हो? आप वातावरण के प्रति अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पैर में सुई चुभेगा तो आप चिल्लाओगे मम्मी, सुई लगता है तो चलाते मम्मी, ऐसे मुंह बनाते हो। ठीक है ना? जब आपको कोई मारता है तो आप रोते हो, जब आपको कोई दुलारता है तो आप हंसते हो, मुस्कुराते हो। ये क्या है? हमारी संवेदनशीलता। ठीक है, पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। ठीक है ना? तो ये जो संवेदनशीलता की जो क्षमता होती है ये केवल किस में होता है? सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। जैसे अगर आप
किसी निर्जीव चीज को टच करोगे, छुओगे, तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अच्छा पौधों, सर पौधों का उदाहरण बता दीजिए। तो पौधों में आप लोगों ने सुना होगा छुई मुई का पौधा, आप जैसे उसको छूते हो उसको पत्तियां बंद हो जाती हैं, कुछ देर बाद पत्तियां क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, है ना। तो वो भी उनमें संवेदनशीलता है। क्लियर। आप किसी छोटे से जीव को टच करते हो वो तुरंत आगे पीछे इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी चीज को छुओगे वो कोई भी प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया संवेदनशीलता के बारे में कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशीलता क्या होता है, जीवों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना। ठीक है, कोई भी जीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता, जो कि केवल किस में होता है, सजीवों में। इसमें एक चीज बताया गया है जो इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि मनुष्य में स्वचेतन की क्षमता होती है। ठीक है, स्वचेतन की मतलब कि वो जागता है, वो उसको पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, उसको भविष्य में क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, कैसे चीजों को करना है, ये सब क्रियाएं केवल किस में होती है, मनुष्य में। तो मनुष्य क्या होता है, स्वचेतित होता है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाता है कि सर अगर कोई इंसान कोमा में चला गया तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे या निर्जीव बोलेंगे? क्योंकि अगर कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो अनुक्रिया नहीं करता, वो आपको जवाब नहीं देगा, आप उसको टच करोगे तो कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो सर उस केस में क्या उसको बोलेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा एक्चुअल में जो अगर कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो माना जाता है कि जो जीवन है वो कुछ समय के लिए क्या किया गया है, स्थगित कर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान कोमा में जाता है वो मर ही जाता है, जरूरी नहीं है कि जो इंसान कोमा में जाता है वो मर ही जाता है। कभी कभार कुछ लोग कोमा से बाहर भी निकल आते हैं, तो इसका मतलब ये तो वो तो जीवित है, उसको हम मृत बोल नहीं सकते। तो अगर कोई इंसान कोमा में चला गया है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया, वो जिंदा भी हो सकता है, मर भी सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें जो अपवाद उत्पन्न करती हैं, लेकिन याद रखे रहना है कि ये जो संवेदनशीलता है ये सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण में गिना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सजीवों के लक्षण के बारे में, जिससे आपके नीट की परीक्षाओं में, आपके सामान्य 11th का जो एग्जाम होता है उन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।